बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर आजकल एक बहस चल रही है जो तकरीबन आज से 3-4 साल पहले भी स्टार्ट हुई थी और बीच में भी एक दफ़ा हुई थी, लेकिन आजकल एक ट्रेंड के तौर पे चल रही है। वो ये है कि एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वही पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल है। बल्कि बाकायदा वेबसाइट है वोट फॉर पाकिस्तान, उसके अंदर एक कैंपेन चल रही है। ARY के ऊपर भी पेड एडवर्टिजमेंट आ रही है कि पाकिस्तान के जो सारे मसाइल हैं उनका हल जो है वो एक सदारती निज़ाम है। और बल्कि कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं या कुछ ऐसे वीलॉग्स हैं जो उसको यूँ प्रमोट कर रहे हैं कि एज एफ के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो असल में इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। और जो इस कायद-ए-आज़म जो हैं उनसे रिलेटेड एक डायरी का एक पेज है जो शो किया जा रहा है कि कायद-ए-आज़म जो हैं उन्होंने भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही प्रेफर किया था। एक डायरी है, उसके ऊपर एक पेज के ऊपर एक बात लिखी हुई है। ये दावा थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन क्योंकि आजकल दोबारा से सरफेस कर रहा है, तो इस मौजू से रिलेटेड कि क्या पाकिस्तान के वाकई मसाइल का हल एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, या जो निज़ाम चल रहा है हमारा निज़ाम वही हो लेकिन कम से कम लोग जो हैं वो किसी काबिल और ज़हनियत रखने वाले लोग हों, क्या ये इसकी ज़रूरत है? तो सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, दोनों उसी की फॉर्म्स हैं। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट चीज़ है और दोनों एक दूसरे की ज़िद है। दोनों इनफैक्ट डेमोक्रेसी की, जो कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये उसकी फॉर्म्स है दोनों। और इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बाद में ड्राइव हो के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई थी। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो उसके कुछ हिकअप्स को दूर करने के लिए आई थी। ये आज की बात जो हम कर रहे हैं डिस्कशन, ये इसके ऊपर नहीं है कि डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है वो क्या होती है, लेकिन बहुत बहुत लिमिटेड सी बात इस तरह समझाई जाए कि जो पार्लियामेंट होती है, जिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, उसके अंदर ये होगा कि हमेशा लोग इलेक्ट होते हैं पार्लियामेंट के लिए। अवाम, मेरे जैसी आपकी जैसी अवाम जो है, हमने प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट नहीं करना। वो और बात है कि हमें पता है कि नून लीग अगर जीतेगी, उनके पार्टी के लोग जीतेंगे तो वो किसको बनाएंगे, और ये भी हमें पता है कि पीपल्स पार्टी अगर जीती है तो वो घूम फिर के किसको बनाएंगे। इल्ला ये कि उस तरह की सिचुएशन बन जाए जिस तरह की बेनज़ीर के जो मर्डर के बाद जो 2008 में सिचुएशन हुई थी कि बेनज़ीर की हो गया मर्डर, आसिफ अली ज़रदारी की शायद वो पढ़ाई की काबिलियत ही नहीं थी कि वो MNA उस वक्त बन सकें, या जो भी उस वक्त का कानून था। बिलावल की एज कम थी तो उनको एक और ढूंढना पड़ा अपनी पार्टी में से कि हम किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। या जिस तरह के नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया था तो उसके बाद बात चली कि किसको बनाया जाएगा, शायद शहबाज शरीफ को, लेकिन शायद खान अब्बासी को बना लिया गया प्राइम मिनिस्टर। तो इस सिचुएशन के अलावा अदरवाइज़ हमें पता है कि पार्टी को कौन कर रहा है। PTI ने इमरान खान के अलावा तो किसी और को अब बनाना ही नहीं है, किंग मेकर वाला कॉन्सेप्ट तो है ही नहीं। अदरवाइज़ जो पार्लियामेंट होती है उसमें हमेशा मेंबर्स आते हैं, और वो मेंबर्स जो है जिसका काम लेजिस्लेशन करना भी है, कानून साजी करना भी है उनका, फिर एक अपर हाउस भी होता है सेनेट, उस MNAs के जो अवान होगा उसमें से एक बंदा सेलेक्ट होगा एज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भी आपको एक वोट चाहिए और प्राइम मिनिस्टरशिप को मेंटेन करने के लिए भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड है। अगर प्राइम मिनिस्टर से जान छुड़ानी है तो उसका एक आसान तरीका क्या होता है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को रेज़ किया जाए और उसने मेजॉरिटी का वोट जो है वो हासिल करना है, अदरवाइज़ इन हाउस चेंज का एक तस्वर पैदा होता है। ये उससे बहुत बेहतर है जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर होता है कि उसमें इम्पीचमेंट होता है। और हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आया था, इम्पीचमेंट्स की बातें निक्सन के केस के अंदर भी हुई थी, बिल क्लिंटन के केस के अंदर भी हुई थी, लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप आया तो डोनाल्ड ट्रंप की शुरू से बात चल रही थी कि इसके कुछ सिक्योरिटी थ्रेट है, रशिया के साथ कुछ इसका इशू है, फंडिंग के ऊपर कोई बात थी, जो नेशनल जो एसेट्स होते हैं उसके ऊपर कोई थ्रेट है, कुछ व्हाटएवर। लेकिन हुआ क्या, 4 साल गुजर गए और उसकी जो इम्पीचमेंट की बातें और वो जो कुछ भी था वो बातें ही रहीं। इसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि पार्लियामेंट जो है वो है सुप्रीम अथॉरिटी। पार्लियामेंट में ही लेजिस्लेचर्स होते हैं, पार्लियामेंट में से ही एग्जेक्टिव बनते हैं, उसी में से कैबिनेट बनती है, उसी में से वज़ीर आज़म बनेगा, उसी में से जो बाकी वज़ीर होते हैं वो बनते हैं, और थोड़ा सा ओवरलैपिंग वाला मामला होता है।
फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर ये भी होता है कि जो पार्टी डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पार्टी के आपने अपने पार्टी की तारीफ़ें करनी है, पार्टी का एक बयानिया होगा, आपने उसको लेके चल रहे हैं, उसको पार्टी की बगावत समझा जाता है कि जिसने अगर आपने पार्टी को छोड़ के आप कोई और राय कायम कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ अगर हम आते हैं तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सबसे अच्छी बात जो नज़र आती है अपेरेंटली वही होती है कि शुरू में ही आप अपना प्रेसिडेंट चुन रहे होते हैं, आवाम डायरेक्ट लीडर को चुन रही होगी कि लीडर ये नवाज शरीफ फॉर एग्जांपल, इमरान खान, बिलावल भुट्टो या वट एवर जो भी है, जो भी फेसेस हैं उसके, तो आवाम डायरेक्ट उनको सिलेक्ट कर रही होगी और आगे से जब वो बन जाएंगे तो फिर वो आगे अपनी टीम को सिलेक्ट करेंगे और टीम को सिलेक्ट करने में उनको पूरा इख्तियार हासिल है। वो इस बात के पाबंद नहीं है कि उन्होंने सिर्फ MNAs को पिक करना है और उन्होंने जो उनके पास बस जो लोग आ गए हैं उन्हीं में से एक को वाटर का मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, उसी को एक फाइनेंस का मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, रेलवे भी वही होगा, काम आता नहीं आता लेकिन मजबूरी में उसी को उसने इस्तेमाल करना होगा। ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फ़ायदे हैं ये वाले। अमेरिका के अंदर वो एक्सपर्ट्स को फिर लगाते हैं, जैसे अमेरिकन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो फिर एक्सपर्ट्स को लगाते हैं उसके बाद उस फील्ड के अंदर। लेकिन इसके अलग प्रॉब्लम्स हैं। इसके प्रॉब्लम्स ये हैं कि कांग्रेस, सेनेट, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन सब कुछ का हेड वो है, ऑल पावरफुल बज़ाहिर लगता है, लेकिन कांग्रेस, सेनेट और ये जो जुडिशरी होती है ये इस कदर इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। पार्लियामेंट क्या है? सॉवरन है। पार्लियामेंट कवर कर रही है सारे डिपार्टमेंट्स को, उसी में से एग्जेक्टिव है, उन्हीं में लेजिस्लेशन है। कोई कानून पास करना है तो कहाँ जाएगा? पार्लियामेंट में मिल जाएगा ना। तो लेकिन अमेरिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है या जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो कि सब उसकी थोड़ी थोड़ी ऑल्ट्रेशंस हैं, उनके अंदर क्या होगा कि जो लेजिस्लेशन है वो एग्जेक्टिव से टोटल सेपरेट है। पेपर वर्क के अंदर ये चीज़ें सुनने में बड़ी बड़ी लगती हैं और ये अभी हमें भी जो आजकल जिस तरह से टीवी के ऊपर मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं तो वो सारी जो बातें गिनवा रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये नुकसान है और ये फ़ायदा है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये नुकसान है, हर वक्त MNAs को खुश करते रहो, हर वक्त MNAs जो हैं उनको मनाते रहो। और इसमें वाकई तो मुशाहिदे वाली बात भी है कि जो असल पार्टी होगी, जो PTI होगी, सारी गालियाँ वो खा लेगी, जो भी गवर्नमेंट होगी सारी गालियाँ उसने खानी है, सारा आवाम का गुस्सा उसके ऊपर होगा। जो रिलेटिवली छोटी पार्टीज़ हैं वो तकरीबन हर गवर्नमेंट का हिस्सा भी बन जाती हैं और वो बचत भी हो जाती है, उनकी मिनिस्ट्रीज भी मिल गई। MQM की एग्जांपल हो गई, PMLQ काफ लीग जो है उसकी एग्जांपल हो गई। और ऐसी पार्टीज जो कि दूसरों को बैसाखियों का रोल अदा करती हैं, खुद सिर्फ 8-10 सीटें ले ली, ये भी बहुत है उनके लिए। ना उन्होंने कभी बड़े ओहदे तक पहुंचना है, ना उनके उससे कुछ है, बेनिफिट में ये रहती है। MNAs को बनाते रहो हर वक्त। अभी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, अभी जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया। इस तरह की पॉलिटिकल डिस्कशंस के अंदर जो बातें चल रही होती हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। बिल मंजूर कराना है, बजट को अप्रूव करवाना है, तो आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर एक और नुकसान जो बहुत बड़ा है, जिसके हम ओवरलुक कर रहे हैं बहुत बड़ा, बल्कि उसके नुकसानात को देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जब दो चीज़ें इंटायरली इंडिपेंडेंट होती हैं, इसकी एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि जिस तरह अभी इस्लामाबाद में मुनाल रेस्टोरेंट जो बंद हुआ है, अब वो उसका जो लीगल एस्पेक्ट है, कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर वैसे देखें ना, या मरी की एग्जांपल ले लें या किसी की भी ले लें, जो इन्वायरमेंट वाली मिनिस्ट्री होगी या जो इन्वायरमेंट के एक्टिविस्ट होते हैं या जो उसके जो एडवोकेट्स होंगे, उनका सारी तवज्जो इस बात पे होती है कि भाई एनवायरनमेंट जो है ना, वो देखें जो लैंड था, जो वो नेशनल फॉरेस्ट था, उसकी लैंड के ऊपर ये बन गया, 8-10 ट्रीज़ कट हो गए, उसके ऊपर इतनी बड़ी कंपेन हो रही होगी। और वो उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करेगी कि टूरिज़्म इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, कोई रेवेन्यूज़ आने इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, एंटरटेनमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए, उनके लिए कोई घूमने फिरने के वेन्यूज़ हैं कि नहीं है, उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। उनके लिए 100% एनवायरनमेंट की बात चल रही होगी। जब टूरिस्ट की तरफ आए, टूरिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, भाई आपकी एड कैंपेन्स कहाँ तक पहुँची है, आप लोगों की कितने टूरिस्ट आए हैं, नंबर्स एंड फिगर्स की बात की जाए,
कितने लोग टूरिस्ट आए हैं, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है आपने, आप क्या अचीव कर पाए हैं उसके अंदर, इस सीज़न के अंदर हमने क्या कर लिया। इस बात से उनको ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा कि एनवायरनमेंट ख़राब हो रही है, लिफाफे कहाँ फेंके जा रहे हैं और ड्रेन कहाँ जा रहा है उस चीज़ का, और ये कि अगर रोड बनाई गई है तो रात को भी साउंड पोल्यूशन और नॉइज़ और वो स्मोक और वो सब चीज़ें, उनको उस चीज़ से ज़्यादा कंसर्न नहीं होगा, उनको उसकी कमर्शियल सक्सेस से ज़्यादा ताल्लुक़ होगा उस चीज़ का। अब ऐसे दो डिपार्टमेंट्स को करीब कैसे लाया जाए? अगर कोई एक प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर इन दोनों का है, वो अपने रिफ्ट पे कायम है, ये अपनी रिफ्ट पे कायम है, तो फिर मजबूरी क्या करनी पड़ती है, एक और कमेटी बनानी पड़ जाती है। वो कमेटी में दोनों के पार्टीज़ के लोग भी होंगे और दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। फिर जो एग्जेक्टिव ऊपर बैठे होते हैं, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, वो भी आके उस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, एक कमेटी को ज्वाइन करेंगे, हेड करेंगे। या उन दो डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक और डिपार्टमेंट बना दिया जाता है जो उनकी हार्मनी आपस में क्रिएट करेगा। ये एक नेवर एंडिंग एक प्रोसेस चलता है ये वाला, कि एक मसले को हल करने के लिए आपने फिर एक और मसले को लेके चले। अभी तक हम जो सारी बात करें ना, इसका इस्लाम या हलाल हराम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट सॉवरन होती है, जो मर्ज़ी कानून पास कर ले। लेकिन पाकिस्तान के आइन के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, तो कुरान और सुन्नत के तो ख़िलाफ़ हो ही नहीं सकता। अब जो भी बहस हो रही है ना, ये सारी की सारी जो है ये एक कंटेम्प्रेरी बहस है, ये सिस्टम बेहतर है या ये वाला सिस्टम बेहतर है। फिर एक एतराज़ क्या होता है कि वडेरा सिस्टम है, या जागीरदार बैठे होते हैं, या सब वो लोग आए हुए हैं जो कि बेनिफिशरीज़ हैं, इसके इस स्टेटस को के बेनिफिशरीज़ हैं सारे, मखदूम के नाम से, और कोई पीर हैं, गद्दी नशीन है, कोई ऐसे हैं, वो सब लोग हैं जो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिस्टम को। आप अमेरिकन सिस्टम में भी देखें तो अमेरिकन सिस्टम के अंदर भी जो आप फंडिंग देखें ना, फंडिंग सोर्सेज कहाँ से लेनी पड़ती हैं आपको, वॉल स्ट्रीट के जो डोनेशंस लेनी पड़ती हैं कि नहीं लेनी पड़ती, वहाँ से, वहाँ पे बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स होते हैं, उनसे डोनेशंस लेनी पड़ती हैं या नहीं लेनी पड़ती है, आप लोगों को लेनी पड़ती हैं। वो उसके अब सिस्टम के अपने प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ पे कैपिटलिज्म जिस हद तक है, ठीक है, वहाँ पे फ़िरके नहीं है, मज़हब के एतबार से फ़िरके नहीं है, वहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम नहीं है कि कौन किस ज़ात को बिलोंग करता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स नहीं है। वाइट रेस, ब्लैक रेस, वो एक अलग प्रॉब्लम्स हैं। फिर वो जो उनके रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स हैं, वो कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना, कि ये फ़लानी ज़ात है, मैं ज़ातों के नाम नहीं अभी लेना पसंद करूँगा, लेकिन ये फ़लानी ज़ात है, फ़लानी ज़ात इसको वोट डालती है, ये सिस्टम जो है ये अमेरिका में नहीं है। लेकिन अमेरिका में कैपिटलिज्म, दूसरे प्रॉब्लम ज़्यादा हैं बोले तो। अब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि ठीक है, बजाय सुनने को आपको लगा कि आपने प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर लिया है, इलेक्ट कर लिया है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ऑल पावरफुल है। हम पाकिस्तान में इमरान खान के ख़ास तौर के दौर के अंदर, जिसमें उसको फुल सपोर्ट हासिल है इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की, ये सब कुछ अचीव कर रहे हैं। फ़र्क क्या है, मिनिस्टर चले नहीं बनाया तो किसको बना लिया, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन दिस, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन दैट, और एडवाइज़र्स के नाम पे, असिस्टेंट्स के नाम से हम पूरा सिस्टम चला रहे हैं। अभी जो टूरिज़्म की बनाए इमरान खान की गवर्नमेंट ने, आज़म जमील अपने असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, और अभी उनके ट्वीट्स भी आना शुरू हो गए कि नया एग्रीमेंट साइन हुआ, ये हुआ, लेकिन वो सब रोल अदा करेंगे जो टूरिज़्म के मिनिस्टर का होगा। लेकिन वो कोई MNA तो नहीं है, वो कोई MPA तो नहीं है, वो डायरेक्ट वो रोल अदा कर रहे हैं विदाउट बीइंग कि वो उसमें से किसी एक चीज़ का पार्ट भी है। फिर जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जितने भी रहे इस गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने किसका फ़ायदा उठाया था, इसी का फ़ायदा उठाया था कि स्पेशल असिस्टेंट के टाइटल के साथ आप जिस मर्ज़ी को जो मर्ज़ी होता दे दो। ज़फ़र मिर्ज़ा जब हेल्थ के बने थे, या जिस तरह हमने बुलाया था गूगल से और डिजिटल पाकिस्तान के लिए, और प्रोजेक्ट पूरा उनके हवाले कर दिया, या सानिया जो है मिनिस्टर, उनको हवाले किया हुआ उनके आगे एहसास प्रोग्राम, ये मिनिस्टर्स तो नहीं है, ये MNAs तो नहीं है सारे के सारे जो वहाँ से जीत के आए हैं। तो जो बज़ाहिर शो किया जा रहा है ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ये एडवांटेजेस होते हैं, वो सब चीज़ें इनडायरेक्टली टेक्नोक्रेट्स और उनको हायर करके अचीव किया जा रहा है। फिर गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा पावर है, वो क्या, प्रेसिडेंट आपका अपना है। प्रेसिडेंट के पास वो बाय लॉ अथॉरिटी है कि सारे पार्लियामेंट को इग्नोर करते हुए, सारे सेनेट को इग्नोर करते हुए, हर चीज़ को इग्नोर करते हुए प्रेसिडेंट एक पेपर पे साइन करता है, वो ऑर्डिनेंस जारी हो जाती है। ठीक है, बेशक उसके ऊपर एक टाइम फ्रेम लगा हुआ है, लेकिन ऑर्डिनेंस को दोबारा रीइंफोर्स भी किया जा सकता है। इवेंचुअली उसको पेश किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट के अंदर हमने पर देखा है कि जॉइंट सेशन भी किया है, एक दिन में 33 बिल भी पास हुए हैं, उसमें कंट्रोवर्शियल बिल्स भी हैं,
उसमें वो बिल्स भी हैं जिसके ऊपर ट्रांसजेंडर से रिलेटेड और LGBT से रिलेटेड भी चीज़ें पास हुई हैं, जिसके ऊपर ज़्यादा गौर व फिक्र नहीं हुआ एक दिन के अंदर। उस चीज़ के ऊपर मतलब कि कौन सी कैद थी वहाँ पे? कोई कैद नहीं थी। जब करना चाहा गवर्नमेंट ने तो उस चीज़ को इन्फोर्स कर लिया, जॉइंट सेशन बुला के बिल को मंजूर करवा लिया गया उस चीज़ पे। ये बेसिकली ये ह्यूमन नेचर होती है कि जब हम एक नालायकी के ऊपर चल रहे होते हैं ना, और हमें फिर बाद में स्केपगोट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे हम मरी के केस में हमें स्केपगोट्स रिक्वायर्ड थे कि अब मरी का हादसा हो गया, अब किस किस का कसूर है? बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका कसूर है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टाइटल के ऊपर हमने कितनी कमेटियाँ बनाई हुई हैं और कितने इदारे बनाए हुए हैं, लेकिन होता क्या है फिर घूम फिर के एंड में जाके इमरजेंसी क्राइसिस और जी फ़ौज को तलब कर लिया गया, और फ़ौज आके जी मदद कर रही है। और फ़ौज जो है वो ज़ाहिर बात है तो हर जगह पूरे मुल्क में हर जगह के ऊपर उन्होंने अपनी पोस्ट बनाई हुई और उनकी अवेलेबिलिटी है उनकी। NDMA के बेशक हेड जो है वो आर्मी के जनरल को दिया हुआ है, लेकिन इससे बेहतर ये है कि बस सारे महकमे ख़त्म करें नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, और डायरेक्ट ये पूरी कमांड ही फ़ौज के अंदर डाल दिया जाए। फ़ौज के एडिशनल कामों में से ये भी शामिल है। और फ़ौज के पास सप्लाईज़ तो होती हैं, हेलीकॉप्टर्स उनके पास हमेशा अवेलेबल होते हैं, उनके पास जवानों की हर जगह के ऊपर मौजूदगी होती है। मुल्क की डिवीज़न उन्होंने इस तरह की होती है अपने यूनिट्स की और उसकी कि कहीं पर कोई क्राइसिस आएगा तो उनकी अवेलेबिलिटी हो, या तो फिर डायरेक्ट उनके हवाले कर देना और ये सारे खाते ख़त्म करें। ये जो हमने ईरा बनाई थी अर्थक्वेक रिहेबिलिटेशन और इस तरह करके सब इदारे ख़त्म कर दें और डायरेक्ट फ़ौज के अंदर ही दे दें, 100% फ़ौज का ही हो उसका इदारा वाला। तो हमें स्केपगोट्स की ज़रूरत होती है। अब वज़ीर आज़म ने ना अपने जो थे वज़ीर आला उनको करना है, हेल्ड करना है रिस्पॉन्सिबल, ना अपने मिनिस्टर्स को करना है जो एक दिन पहले उसकी तारीफ़ें कर रहे थे कि इस कदर टूरिज़म फैल रहा है हमारे यहाँ पे, ना वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को करना है, ना पुलिस को करना है। पुलिस बेचारे तो खैर वैसे भी मुअत्तल होते ही रहते हैं कि उनके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो घूम फिर के क्या आ गया, मरी के होटल्स को सील कर दो, इन्होंने किराया क्यों इतना मांगा, इन्होंने फलानी चीज़ क्यों इतनी की। तो एक स्केपगोट रिक्वायर्ड होता है आपको, तो आप लोगों ने बस स्केपगोट पकड़ लिया कि ये स्केपगोट है ये। तो ये हुकूमत जो अपनी नालायकियाँ है ना, कभी कोरोना के पीछे छुपा देते हैं, कभी उसको किसी और टाइटल के पीछे छुपाने की कोशिश करते हैं, कभी लूटे हुए पैसे वगैरह। ये सिर्फ़ और सिर्फ नालायकी है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तारीफ़ें सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि अपने फेलियर्स को शो कर रहे हैं। अगर ये बहस होती ना शुरू में, जिस तरह इंडिया में जब ये आम आदमी पार्टी आई थी तो उन्होंने शुरू में आके साथ ही चंद दिनों के अंदर अपनी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया था और कहा था कि इस तरह की कमज़ोर हुकूमत हमने लेके नहीं चल सकता है, अगर आपने हमें देना है तो फिर हमें दे वोट आप लोग। और फिर मेजॉरिटी लेके वो आए थे गवर्नमेंट के अंदर। तारीफ़ें की जा रही हैं टर्किश सिस्टम की या तारीफ़ें की जा रही हैं रशियन सिस्टम की, इसमें गलतफहमी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत हद तक डिक्टेटरशिप की शक्ल है बन गई है वाली। डिक्टेटरशिप के अपने फ़ायदे हैं, उसके भी फ़ायदे होते हैं। उसका फ़ायदा ये है कि आपको एक मुखलिस डिक्टेटर मिल जाए ना, तो वो बग़ैर किसी के पाबंद होने के कि मेरा बिल पास करे या फलाना करे या इस तरह करे कि अपोजिशन हो, वो डायरेक्ट जो है वो आपकी परफॉर्मेंस दिखा सकता है, डायरेक्ट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई बिल मंजूरी आएगी, पास होगा, 4 साल ख़त्म हो गए, फिर मैंने वोट के लिए इलेक्शन में जाना है, फिर मैंने लोगों को खुश करना है। डिक्टेटर वो सारे काम डायरेक्ट कर सकता है, वन मैन शो चल रहा होता है। लेकिन डिक्टेटरशिप की हॉरिबल एग्जाम्पल्स भी हमारे सामने हैं। और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सा कोई ऐसा सिस्टम है जो हमने पाकिस्तान ने कभी तजर्बा नहीं किया। हमारे पाकिस्तान के अंदर तो आप देखें ख़ास तौर पे जितने भी जहाँ पे जो फ़ौजी दौर रहे थे वो थे ही सारे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स थी वो सारी। और उनके अंदर क्या ये जो मैंने 1971 वाला लेक्चर किया था, उस सारी दहाई के अंदर पूरी 60s के अंदर और 70 के भी स्टार्ट के अंदर, तो हमने कहाँ पे हम उससे बच सके थे। प्रेसिडेंट के पास फुल इख्तियार था, लेकिन क्या वो पॉलिटिकली पाकिस्तान को बचा पाए? क्या वो पाकिस्तान को पॉलिटिकली बचा पाए थे? परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर आप देखें क्या हुआ था कि उसने वॉर ऑन टेरर वो जंग छेड़ दी, पाकिस्तान के लिए वो मसाइल पैदा कर दिए जो हमारे मसाइल नहीं थे। लेकिन उसको कौन रोक सकता था? आर्मी रोक सकती थी? कोई भी नहीं रोक सकता था। तो लिहाजा हमें वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करके दिए जो हम अभी तक भुगत रहे हैं। हम अभी तक वो प्रॉब्लम्स भुगत रहे हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर के क्रिएटेड प्रॉब्लम्स थे।
बिजली का बहरान आया और जो वहाँ से शुरू हुआ था वगैरह, जो इवन अवाम के जो प्रॉब्लम्स हैं वो वाले भी उसके अंदर प्रेसिडेंट का जो, अगर वो मुखलिस नहीं है अवाम के साथ, अगर वो मुखलिस नहीं है तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर उसी में ये चीज़ आ जाए कि वो एग्रीमेंट जो होगा या उसको बुरा भला कहना, जैसे मिसाल के तौर पे टर्किश कानून है कि प्रेसिडेंट को बुरा भला कहना वो अगेंस्ट द लॉ है, ये पुराना कानून है उनका, पुराना कानून है ये। लेकिन हम पाकिस्तान में से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमें तो आज़ादी राय, अल्लाह का शुक्र है हम बहुत अच्छे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे आज़ादी राय है। मिसाल के तौर पर लोग जाके यूएई और दुबई यहाँ पे खुश होते हैं, वहाँ पे आज़ादी राय के ऊपर आपको कमेंट तो पास करके देखे। यहाँ पे हम खुल के बात अल्लाह का शुक्र है कर सकते हैं कि हमने नहीं रखते ताल्लुकात इसराइल के साथ, या कोई किसी की राय है जो रखना चाहता है ताल्लुकात कि होने चाहिए ताल्लुकात, वो खुल के अपना बयान कर सकता है। वहाँ पे आप कोई बयान दे के देखें कि हुकूमत ने गलत किया, साथ ही जो सब कुछ बराबर हो जाएगा उसके अंदर। तो ये सिर्फ और सिर्फ असल इश्यूज से, महंगाई से आप जुडिशल रिफॉर्म्स नहीं ला सके, आप लोग पुलिस के रिफॉर्म्स नहीं ला सके, आप लोग कोई और काम की चीज़ नहीं कर सके, ये सिर्फ और सिर्फ उन नालायकियों को छुपाने का तरीका है। शुरू में करते समझा जाता कि मुखलिस थे। एक प्राइवेट गैदरिंग के अंदर जो पाकिस्तान के जनरल हैं टॉप, उन्होंने ये इस तरह की बात बोली कि पाकिस्तानी लीडरशिप जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात होती है, या करप्ट होती है, या ऑब्लाइज्ड होती है, या कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, या करप्ट या ऑब्लाइज्ड या कॉम्प्रोमाइज्ड। तो अगर तो इस तरह का इनकलाब इमरान खान ने लाना था तो ना तो उनको चाहिए था फिर ऑब्लाइज ना होते और फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करते, किसी बात पे असूल पे रहते। जब आपने कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया है और आप ऑब्लाइज भी हो गए हैं तो फिर आपका वो मॉरल स्टैंडिंग नहीं रहती। शुरू में करना मुखलस और इखलास की अलामत हो सकती थी, अब इस चीज़ की बात चढ़ाना ये सिर्फ एक स्केपगोट तलाश करने के मुतरादिफ है, बिल्कुल एक स्केपगोट। बहुत ही अफसोस की बात है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जिसको एक दुनिया के लिए और उम्मत के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहिए था जब ये बना था, और हम लोग जो हैं वो इस कदर क्राइसिस में हैं, हमारे कितने आइन चेंज हो चुके हैं, हमारे किस कदर से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, और हम लोग जो हैं वो अभी भी दोबारा फंडामेंटल्स को छेड़ने के ऊपर दोबारा से बहस कर रहे हैं। टैक्सेस ना वसूल कर लेना ये गवर्नमेंट की नालायकी है, इंसाफ ना मिलना, अदालतों के अंदर लॉज चेंज करना। अभी नए चीफ जस्टिस जो आ रहे हैं तो 21 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, 21 लाख केसेस। अगर 21 लाख केसेस हैं तो लोग इमेजिन करें कि इफेक्टिव्स कितने होंगे, चाहे वो कंप्लेनेंट्स हैं या चाहे वो कल्प्रिट्स के तौर पे उनको पेश किया जा रहा है, कितना बड़ा वो एक बैकलॉग मौजूद है यहाँ पर। लेकिन ये कि आपके जुडिशल जो आपकी जो अटेंडेंस है वो भी पूरी नहीं है, पूरे मुल्क की आपकी कवरेज नहीं कर पा रहे, आपका रेलवे का निज़ाम से लेके आपके बाकी सारे एवरीथिंग कवर्ड, वो सारी नालायकियाँ जो है ना वो इस टाइटल से नहीं बच सकती कि ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो इमरान खान जो था ना वो सब कुछ ठीक कर लेता या बड़ी बातें की थी। अगर इंटरेस्ट है तो इमरान खान की जो पहली तकरीर थी वज़ीर आज़म बनने के बाद वाली कि हमने क्या क्या करना है, एक दफ़ा दोबारा से उसको सुन लिया जाए। उनमें से कौन से ऐसे मसाइल थे, ऐसे अच्छी खुराक का होना और अच्छी चीज़ों का होना, इनमें से कौन से ऐसे मसला था जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि कोई MNA हाइल हो गया था या कोई ऐसी चीज़ थी जब आप इस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है, आपको फुल चांस दी है इस्टेब्लिशमेंट ने। अभी पाकिस्तान को एक दोबारा से डेमोक्रेसी वाले रास्ते के ऊपर आए हुए अभी ज़्यादा साल नहीं हुए। परवेज़ मुशर्रफ तक 2008 तक तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी, अब वहाँ से हम ऐड कर लेते हैं तो ये 13वां या 14वां साल चल रहा है हमारा। तो अभी उसको थोड़ा सा टाइम तो जाने देना। पीपल्स पार्टी का जो गवर्नमेंट थी वो पहली गवर्नमेंट थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुई थी, और वो इंडिपेंडेंटली 5 साल पूरे किए थे उसने। ठीक है, वज़ीर आज़म आज तक हमारा कोई ऐसा नहीं गुजरा जिसने 5 साल पूरे किए हों, लेकिन फिर नून लीग की गवर्नमेंट आई, 5 साल पूरे किए, और ये 5 साल पूरा करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगला जो है वो अब कोई बहाने ना मार सके कि हम सियासी शहीद हो गए, पॉलिटिकल विक्टिम बन गए हम लोग, हमें काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। सिस्टम जैसा भी हो ना, इसके अपने अंदर जुडिशल सिस्टम वाहिद वो है जिसको मैं समझता हूँ कि मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और वो रिफॉर्म्स ना होना वो आप ही की नालायकी है। FBR को ठीक ना कर पाना ये आप लोगों की ही नालायकी है सारी। ऐसे वज़ीर और ऐसी टीम रखी हुई है जो अगले 10 साल 15 साल या जैसा
हसन निसार ने कहा था कि 15 साल भी आप दे देंगे ना इन्हें, कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये, सिर्फ आपके आगे सिर्फ बातें की जाएंगी और कुछ भी नहीं कर पाएंगे ये। तो सिस्टम को एक दफ़ा चलने दें, सिस्टम को नेचुरल कोर्स एक दफ़ा लेने दें, कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा। फंडामेंटल्स हमारे जो हैं, जिसके अंदर चाहे वो डेमोक्रेसी है चाहे वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो भी है, उनमें कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं। वो है एजुकेशन का होना, कौम की कोई इखलाकी तालीम का होना, ये सब चीज़ें जो है ना, इनके ऊपर फोकस होगा तो कुछ टाइम के साथ इंशाल्लाह फिर बेहतरी की तरफ जाने की हमें उम्मीद भी होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।